राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं। देश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 67 करोड़ 9 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। राज्य के 12 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। वनांचल नगरी धमतरी के दुगली गांव स्थित वन धन विकास केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलने से महिला स्व सहायता समूहों का उत्साह बढ़ा। और राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान इन दिनों प्रदेश भर में सुपोषण को बढ़ावा देने पर आधारित अनेक जन जागरूकता कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन किया जाएगा। इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ नाम से होने वाला ये कार्यक्रम अगले साल 27 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ परियोजना के उद्घाटन समारोह में इसकी औपचारिक घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह और वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास और पूंजी निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने उद्योग हितैषी नई औद्योगिक नीति तैयार की है। राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए आवंटित भूमि की दरों में 30% और लीज रेंट की दरों में 1% की कमी करने के साथ औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड आंशिक हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए सिंगल विंडो स्थापित करने के साथ अनेक रियायतें और विशेष पैकेज और परिवहन अनुदान की सुविधा देने जैसे कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में निवेश के फायदों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य शासन की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहन के साथ अच्छी परिवहन प्रणाली, बढ़िया कानून व्यवस्था, भरपूर पानी, देश के प्रमुख बाजारों तक आसान पहुंच, कम उत्पादन लागत जैसे बहुत से लाभ उद्योगों को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बावजूद छत्तीसगढ़ में अर्थव्यवस्था गतिशील बनी रही। कृषि जैसे अनेक महत्वपूर्ण काम रुकने नहीं दिए गए। श्री बघेल ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के दौरान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कंपनियों और उद्योगों के लिए गो ग्लोबल की पहल की जाएगी और स्थानीय उद्योगपति भी वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय का प्रसार कर सकेंगे। देश में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 67 करोड़ 9 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 74,84,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए और 45,000 से ज्यादा नए कोविड मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 34,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान 367 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.45% तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों के तेजी से स्वस्थ होने और हर दिन कम मरीज मिलने की वजह से कोरोना के सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। इस समय राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 400 से नीचे है। कल प्रदेश में 46 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं कोरोना संक्रमण से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। राज्य में कोरोना संक्रमण की औसत दर 0.12% तक पहुंच गई है। कल बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, रायगढ़, महासमुंद सहित 12 जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला। वनांचल नगरी धमतरी के दुगली गांव स्थित वन धन विकास केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। इस केंद्र को उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के हाथों अवार्ड मिला। इस केंद्र की मदद से विभिन्न महिला स्व सहायता समूहों को गांव में ही रोजगार मिल रहा है। शहद, एलोवेरा, आंवला और तिखुर जैसे वन उत्पादों से तरह तरह की चीजें बनाई जा रही हैं। महिला समूह की सदस्य नारायणी टेकाम, दिव्या कुंजाम और चंद्रमणि मरकाम ने बताया कि राष्ट्रीय अवार्ड मिलने से समूह के सदस्यों का मनोबल बढ़ा है। वन धन विकास केंद्र से जुड़कर वे आर्थिक रूप से सक्षम भी हुई हैं।
हम लोग काम करते हैं, हली दोना, तीखूर, आंवला कैंडी, एलोवेरा जूस, एलोवेरा जेल, एलोवेरा शैम्पू, हैंड वाश आदि 17 सामान बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग आंवला नमकीन है, तीखूर और शहद फिल्टर वगैरह काम करते हैं। और इसके अलावा और हम लोग नए लोगों को भी काम सिखाते हैं यहाँ पे। और मैं अपने घर आर्थिक स्थिति आर्थिक काम मदद कर रही हूँ। 2009 से काम कर रही हूँ। यहाँ दोना पत्तल, तीखूर, बैचांदी चिप्स, शहद और आंवला नमकीन, आंवला जूस और त्रिफला चूर्ण और शहद, एलोवेरा अभी नया चीज़ बना रही हैं सर। और यहाँ नया सदस्य आते हैं और उससे काम करवाते हैं, सिखाते हैं। वन धन विकास केंद्र के प्रबंधक सूरज साहू ने बताया कि भारत सरकार द्वारा वन धन विकास योजना शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में प्राथमिक समितियां मिलकर काम कर रही हैं और गांव के समूहों को रोजगार मिल रहा है। प्रेरक एवं जितने भी गांव के समूह हैं वो सब इस कार्य में संलग्न हैं, जिससे उनको रोजगार मिलता है। और हमारे प्रसंस्करण केंद्र में पहले तो 4-5 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते थे, लेकिन अब 17 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। और वर्ष में सीजन के अनुसार पहले कार्य होता था, लेकिन अब वो सीजनल गैप को दूर करने के लिए हमारे द्वारा यहाँ एलोवेरा और शहद का प्रसंस्करण किया जा रहा है। आपको बता दें कि वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से वनोपजों का संग्रहण और प्रसंस्करण का कार्य किया जाता है, जिससे वनवासी परिवारों को आय का अतिरिक्त जरिया उपलब्ध हो रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान इन दिनों प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत दुर्ग जिले के अहिवारा परियोजना क्षेत्र के पेंड्री तरई गांव में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। गांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ये जन जागरूकता रैली गाँव का भ्रमण करने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र में आकर संपन्न हुई। रैली में बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जन जागरूकता से संबंधित नारे भी लगाए। आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों को पौष्टिक भोजन का वितरण किया गया। इस दौरान पौष्टिक आहार से संबंधित आकर्षक रंगोली भी बनाई गई थी। एकीकृत महिला और बाल विकास विभाग के अहिवारा क्षेत्र की परियोजना अधिकारी श्रीमती लता चावड़ा ने बताया कि स्थानीय बच्चों में कुपोषण को खत्म करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह से क्षेत्र में कुपोषण की दर में 10% की कमी आई है। उन्होंने बताया कि बच्चों के घरों तक पहुंचकर उनके परिजनों को पोषण का महत्व बताया जा रहा है। और ये जो है अपने घरों में जाके बच्चों के माता पिता को और गर्भवती महिला को समझाइश दे रहे हैं कि आप जो है समय पर टीकाकरण कराइए, समय पे आप स्थानीय अपने घर में जो उपलब्ध भोजन है इसे बार बार खाइए। साथ में हरी सब्जियां हैं, केसरी रंग की सब्जी है, पता नहीं 3 रंगों का जो भोजन है, हरा, पीला और सफ़ेद, इनका उपयोग अपने जीवन में करें, जिससे जो है इनमें कुपोषण की दूर होने की क्षमता है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद जिला पंचायत सदस्य चंद्रकला मनोज मनहर ने राष्ट्रीय पोषण माह की सराहना करते हुए कहा कि इससे स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। अच्छी योजना है कि संपूर्ण राष्ट्र में कुपोषण मुक्ति अभियान के तहत सितंबर माह में, पूरे सितंबर माह में कुपोषण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। आमतौर पर बस्तर की चर्चा माओवादी घटनाओं के कारण ही होती है, लेकिन अब ये इलाका पपीते की मिठास की वजह से सुर्खियों में है। पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित फ्रेश इंडिया शो में बस्तर के दरभा क्षेत्र में हाईटेक तरीके से की जा रही पपीते की खेती की जमकर सराहना हुई। पपीते की हाईटेक खेती उस इलाके में हो रही है जहां के किसान पारंपरिक तौर पर जंगल को काटकर पेंदा खेती करते थे, जिससे यहां बड़े पैमाने पर जंगलों को भी नुकसान पहुंच रहा था और इस खेती से ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में किसी तरह का उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया और दरभा विकासखंड के ग्राम पंचायत तीरथगढ़, मुनगा और मामड़पाल में 30 एकड़ क्षेत्रफल में पपीते की खेती शुरू की गई। इस तरह की खेती से पूरी तरह अनजान स्व सहायता समूह की महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया।
इसके बाद अच्छी उत्पादन क्षमता वाली अमीना किस्म के पपीते के पेड़ों में लगे फलों ने महिलाओं का उत्साह और बढ़ा दिया। स्व सहायता समूह की महिलाओं का कहना है कि पपीते की खेती से हमारी आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये बाजार में 25 रुपये किलो में हम लोगों ने बिक्री की है और दूसरी तोड़ाई का फल हम लोगों ने दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में 70 रुपये किलो में नीलामी की है। और हम अभी तक हम लोग मतलब बेचे हैं 45 टन 6 कुंटल 35 किलो से। हम लोगों को ज़मीन 10 एकड़ ज़मीन 10 साल के लिए कर दिए गए हैं और ना ऑटो मिशन, तड़िक चालक, बेदर स्टेशन, ये सब सरकार के द्वारा मिला गया है। उद्यानिकी विभाग के उप संचालक अजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पपीते की खेती के लिए बुनियादी अधोसंरचना की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। इस 30 एकड़ क्षेत्रफल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फेंसिंग, ड्रिप ऑटोमेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था के अंतर्गत ट्यूबवेल इत्यादि का व्यय जिला प्रशासन के द्वारा दिया गया। जगदलपुर के जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि दिल्ली में फ्रेश इंडिया मार्ट में बस्तर के पपीते को काफी पसंद किया गया और आने वाले समय में ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन साबित होगा। ना पूरे देश में, पूरे विश्व में सराहना की जा रही है। दिल्ली में भी फ्रेश इंडिया मार्ट में हमारी दीदियों ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ भी लोगों ने उसको बहुत सराहना की थी। हम मानते हैं कि बस्तर पपीता आने वाले समय में बस्तर के जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा और एक बहुत अच्छा रोजगार का साधन साबित होगा। दरभा विकास खंड में ग्राम पंचायत तीरथगढ़, बुनगा और मामड़पाल में लगभग 30 एकड़ क्षेत्रफल में उन्नत ढंग से पपीते की खेती की जा रही है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपना योगदान दिया। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जाने माने गांधीवादी नेता कमलापति त्रिपाठी की। इनका जन्म 3 सितंबर 1905 को हुआ था। कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी समाचार पत्र आज में पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की और बाद में अपना अखबार संसार निकाला। वे 2 टैबलॉइड अखबारों के भी संपादक रहे। उन्होंने आज के उत्तर प्रदेश और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। कमलापति त्रिपाठी को संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इंडिया दैट इज भारत को संशोधित करने को लेकर दिए अपने भाषण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका कहना था कि अच्छा होता यदि संविधान सभा देश की प्रतिष्ठा और परंपरा के अनुरूप इस वाक्य को संशोधित करती। स्वतंत्रता के बाद कमलापति त्रिपाठी ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 1969 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 1971 में मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 साल तक ही चला। उसके बाद वो 2 बार रेल मंत्री भी रहे। त्रिपाठी बेहद विनम्र, प्रतिष्ठित और सिद्धांतवादी राजनेता थे। पत्रकारिता और हिंदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित। वे पत्रकारिता को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने के पक्षधर थे। 1945 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे 1947 से 1948 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। बापू और भारत, बापू और मानवता तथा फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड सहित कमलापति के महत्वपूर्ण कार्य इस बात का प्रमाण है कि उन्हें गांधी जी से कितना अधिक प्रेम था। पंडित कमलापति सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे।
पारंपरिक प्रतिबद्धताओं को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक युग की तेजी से बदलती स्थितियों के साथ जुड़े रहने की उनकी अनूठी खूबी बहुत प्रसिद्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।